फिरोज तुगलक, जिसमें पहला जो वीडियो था उसमें हमने उसके राज्यारोहण और उसके उत्तराधिकार को चुनौती और राजस्व का सिद्धांत और वजीर की शक्ति का विकास इसके बारे में अध्ययन किया था। आज का जो वीडियो है उसमें हम उसके सार्वजनिक कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहली बात आती है राजस्व व्यवस्था कि मोहम्मद तुगलक की उदार दानशीलता, विफल योजनाओं और निरंतर होने वाले विद्रोह के परिणाम स्वरूप दिल्ली का जो राजकोष जो था वो पूरी तरह से खाली हो चुका था और राजस्व व्यवस्था जो थी वो भी बहुत ज्यादा शोचनीय स्थिति में पहुंच गई थी और उसको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। परंतु फिरोज जनता तथा अमीरों और सैनिकों को असंतुष्ट किए बिना राजस्व की स्थिति को बेटर बनाना चाहता था और उसका ये मानना था कि मोहम्मद तुगलक के समय में जनता पहले ही बहुत ज्यादा कष्ट उठा चुकी है और उसका विश्वास तथा समर्थन अर्जित करने के लिए कष्टदायक नियम लागू करना ठीक नहीं होगा। इसलिए उसने सुल्तान बनने के बाद जितने पहले के जितने भी तकावी ऋण थे उनकी वसूली जो था उनको बंद कर दिया और मृत सुल्तान के शासनकाल में जनता को जो कि दिए गए थे। इसी प्रकार से भूतपूर्व वजीर खान ख्वाजा जहां द्वारा अपने दावेदार शिशु सुल्तान का पक्ष मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों तथा सैनिकों को धन बांटा गया था, उसे भी फिर से वसूल करने से मना कर दिया। और सबसे सही बात तो ये थी कि फिरोज ने यह अनुभव कर लिया था कि इस धन की वसूली बहुत ही ज्यादा कष्टदायक सिद्ध होगी और उससे उसके प्रति विरोध और असंतोष बढ़ेगा। इसलिए उसने ऐसी टेक्निक अपनाई, नीति अपनाई कि राजस्व विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का विश्वास जीतने के लिए फिरोज ने दो और नए कदम उठाए कि मृत सुल्तान के शासनकाल में जब प्रांतीय अधिकारी अपना हिसाब देने आते थे तो दोषी अधिकारियों तथा अनुचित दो अधिकारी जो थे उनके ऊपर कहा जाता है कि अनुचित दबाव डाला जाता था और फिरोज ने इस घृणित प्रथा जो उसको बंद कर दिया था। और दूसरी बात ये थी कि पदाधिकारी जो उनका वेतन जो उसको बढ़ा दिया गया और उनकी गतिविधियों की सूचना देने के लिए नियुक्त गुप्तचर जो थे उनको भी हटा दिया। अर्थात क्या हुआ, जितने भी टैक्स वसूल करने वाले अधिकारी जो थे उनको पूरी तरह से फ्री कर दिया। अब उनके ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रखी गई थी, वो आसानी से अपना कार्य कर सकते थे। फिरोज के चयन में दूसरी बात ये थी कि उलेमा वर्ग जो था उसके सबसे बड़ा रोल रहा था और फिरोज ये भी जानता था कि सामान्य जनता पर अब भी इस वर्ग का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट छोड़ता है। इसलिए उसने उन्हें संतुष्ट रखने का पूरा प्रयास किया और पूर्ववर्ती सुल्तानों के शासनकाल में उलेमाओं के जो भूमि अनुदान समाप्त कर दिए गए थे, फिरोज ने उनके उत्तराधिकारियों को वो भूमि जो थी वो फिर से दे दी और उस समय के प्रमुख उलेमाओं के भूमि अनुदानों में थोड़ी बढ़ोतरी भी की गई। जिसके पास कोई भूमि नहीं थी उन्हें फिर से भूमि दी गई और इससे उलेमा वर्ग फिरोज का बहुत बड़ा समर्थक बन गया। यद्यपि फिरोज ने अपनी उदारता से सम्मान तथा लोकप्रियता जो उसको भी प्राप्त कर लिया, परंतु राज्य के आर्थिक हित की दृष्टि से ये सभी चीजें जो थी क्या थी, बहुत ही ज्यादा हानिकारक थी, क्योंकि इससे क्या नहीं होता, टैक्स नहीं आ रहा था और जो था वो भी उसने बांट दिया था। अब फिरोज ने अपनी आय और व्यय जो उसका बैलेंस बनाने की तरफ ध्यान दिया कि ज्यादा से ज्यादा आय की जाए और खर्चा कम किया जाए ताकि सल्तनत की अर्थव्यवस्था जो उसको मजबूत बनाया जा सके। उसने ख्वाजा हाशिमुद्दीन को आदेश दिया कि वह संपूर्ण राज्य की आय का एक अनुमानिक विवरण तैयार किए। हिशामुद्दीन एक अनुभवी राजस्व पदाधिकारी था। उसने प्रांतों का दौरा करके राजस्व अभिलेखों की जांच करके खालसा भूमि का राजस्व 6,85,00,000 टना वार्षिक जो डिसाइड किया और उसे इस काम को पूरा करने में लगभग 6 इयर्स का टाइम लग गया और इसके बाद सल्तनत को भूमि कर से मिलने वाली आय में किसी विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं करना पड़ा और फिरोज की मृत्यु तक यही व्यवस्था जो थी जारी रही। अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक के समय में भूमि की आय का अनुमान भूमि की नाप तथा उपज के आधार पर लगाया जाता था, परंतु फिरोज ने भूमि के नाप के आधार पर टैक्स जो वो डिसाइड करने की वैज्ञानिक पद्धति को त्याग दिया गया और उसके शासनकाल में आय का अनुमान स्थानीय जानकारी तथा राजस्व विभाग के अनुभव जो उसके ऊपर आधारित था
यानी कि यहाँ स्थान के जो लोग जो बताते थे कि इस व्यक्ति को इतनी आय होती, उसके हिसाब से लगाया गया था। और फिरोज के हिसाब की एक विशेषता यह भी थी कि इसमें भूमि कर के अलावा अन्य करों से होने वाली आय जो उसको शामिल नहीं किया गया था। और इसका मूल कारण ये था कि फिरोज ने जनता को संतुष्ट करने के लिए बहुत से करों को हटा दिया। और ऐसा भी माना जाता है कि उसने लगभग 24 करों को हटाया था, जिसमें मकान कर, चरागा कर जो है वो भी शामिल थे। और हटाए गए करों से राज्य को कितना राजस्व या टैक्स खोना पड़ा होगा ये हम लोग जान सकते हैं। और परंतु मकान कर और चरागा कर को हटाने से अवश्य ही बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा होगा। और किसानों के बोझ को भी हल्का करने की दृष्टि से फिरोज ने एक नया कदम उठाया कि अब तक यह प्रथा चली आ रही थी कि नए सूबेदार को अपनी नियुक्ति के समय तथा प्रतिवर्ष भेंट के रूप में कुछ धन राज्य को देना पड़ता था, और सूबेदार लोग यह धन किसानों से वसूल करते थे। फिरोज ने इस प्रथा जो उसको भी समाप्त कर दिया, और राजस्व वसूली के संबंध में भी उसने गियासुद्दीन तुगलक की नीति का पालन किया ताकि किसानों में असंतोष न फैले। फिरोज ने कुरान के नियमानुसार केवल 4 कर लगाए: खराज, खम्स, जजिया, जकात। और खराज भूमि कर हुआ करता था, खम्स युद्ध में प्राप्त लूट के माल में राज्य का हिस्सा और जो सैनिक होते थे उनका हिस्सा। तो इस प्रकार से जो राज्य का हिस्सा होता था उसको खम्स के नाम से जाना जाता था। और अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने 4/5वां भाग राज्य का हिस्सा डिसाइड किया था, परंतु फिरोज ने इस्लामी नियम जो उसके अकॉर्डिंग 1/5वां भाग राज्य का और 4/5वां भाग सैनिकों का अधिकार माना। परंतु जहां तक गैर मुसलमानों से जजिया कर वसूल करने का सवाल है, फिरोज ने बहुत ही सख्ती से वसूल किया। और अब तक कहा जाता है कि ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त रखा गया था, परंतु फिरोज ने तो उनके ऊपर भी जजिया कर जो उसको लगा दिया। और जकात जो होता था वो 1.2% की दर से केवल मुसलमानों से उनकी आय जो थी उसके ऊपर वसूल किया जाता था। इससे प्राप्त होने वाले धन को धार्मिक कार्यों पर ही खर्च किया जाता था। और इन 4 करों के अलावा फिरोज ने उलेमाओं की स्वीकृति के साथ उन किसानों से जो सरकारी नहरों से अपने खेतों की सिंचाई के लिए पानी लेते थे, कुल उपज का 1/10वां भाग कर के रूप में वसूल करना शुरू किया। और फिरोज ने व्यापार वाणिज्य की उन्नति की तरफ ध्यान दिया और बहुत से ऐसे कर हटा दिए जिनकी वजह से सामान को लाने और ले जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और इससे पतनशील व्यापार जो था उसको एक नया जीवन मिला। इसके अलावा फिरोज को बाग लगाने का भी बहुत ज्यादा शौक रहा था। इसने अपनी आय बढ़ाने का निश्चय किया और उसने दिल्ली के आसपास फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए, जिसमें लगभग 1,80,000 टका वार्षिक आय होने लगी। और दिल्ली के निवासियों को भी इससे बहुत ज्यादा लाभ हुआ था। अब दूसरी बात आती है कि इसकी राजस्व व्यवस्था जो है उसके कुछ विद्वान जो है कुछ दोष जो है वो भी बताते हैं। वो क्या है कि डॉक्टर आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने फिरोज की व्यवस्था के 3 मुख्य दोष जो उनका उल्लेख किया कि पहली बात तो है कि भूमि कर वसूली को ठेके पर देने की प्रथा, जिसे इजारीदारी भी कहा जाता है, वैसे ये प्रथा काफी पुरानी थी, परंतु फिरोज ने इस प्रथा को अत्यधिक प्रोत्साहन देकर बहुत बड़ी भूल की। उसने सरकारी अधिकारियों को भी ठेके पर काम करने की अनुमति प्रदान की। परिणाम स्वरूप ऊंची बोली लगाकर ठेका लेने वालों ने किसानों से अधिक धन वसूल करने का प्रयास किया। और उसका दूसरा मुख्य दोष राज्य के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन के बदले जागीरें देना था। और ये लोग जागीरों के पट्टे कुछ कमीशन काट कर पेशेवर राजस्व वसूल करने वाले लोगों को बेच देते थे, और इससे जनता को काफी कष्ट उठाना पड़ता था और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी कम धन मिलता था। और फिरोज को इसकी जानकारी थी, फिर भी उसने इसे बड़े पैमाने पर जारी रखा। और तीसरा दोष यह था कि जजिया कर का विस्तार तथा सख्ती के साथ उसे वसूल करना, उसका ये दोष बताया जाता है। अर्थात इसकी ये राजस्व व्यवस्था जो उसमें इस प्रकार की कमियां जो उसके बारे में बताया गया।